ईरान को लेकर ट्रंप ने तैयार किया प्लान बी। ईरान पर दबाव बढ़ाने के प्लान बी तैयार। सीरिया, इराक, तुर्की को फंड देने की योजना। 2 लाख कुर्द लड़ाकों को भी हथियार देने की योजना। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो लगातार हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कूटनीतिक तरीके से। और कहीं ना कहीं अगर देखें जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ पर हमले लगातार किए जा रहे हैं, इन सबके बीच एक प्लान बी की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्लान बी तैयार किया है। और प्लान बी के तहत क्या है, ईरान पर दबाव कैसे बढ़ाया जाएगा, क्या है प्लान बी? सीरिया, इराक, तुर्की को फंड देने की योजना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। 2 लाख कुर्द लड़ाकों को भी हथियार देने की योजना जो है यहाँ पर वो बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार साई साहब फिर से आपका रुख कर लेते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से देखें? प्लान बी भी तैयार हो गया, प्लान ए शायद काम नहीं करता हुआ दिख रहा है। मोनिका, एक और वाइटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सऊदीया पे मेरे ख्याल फिर से इन्होंने अटैक किया और रियाद के आसपास यूएस की किसी बेस पे हमला किया। वो आपके पास डिटेल्स आएंगी तो शायद आप शेयर कर पाएंगे जी। इजराइल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज दिया है कुछ वक्त पहले, जो उन्होंने बोला है आईडीएफ की तरफ से कि वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस वॉर एंड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। तो नेक्स्ट फेज और सरप्राइजेस का मतलब होगा कि अभी तक जो रूटीन बमबारी हो रही थी मिसाइलों से और जहाजों से, टारगेट जमीनी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था तेहरान और ईरान के सदर्न इलाकों में। नेक्स्ट फेज का मतलब होगा कि वी विल सी सम मोर मूवमेंट्स टुवर्ड्स ईरान। वो क्या तुर्की के बॉर्डर से होंगे, पाकिस्तान बॉर्डर से होंगे, या हवाई रूट से होंगे तेहरान के। इसीलिए ये पिछले 2 दिनों से लगातार तेहरान को एक तरह से इंसुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आईडीएफ और यूएसए मिलके तेहरान के सारे एंट्री एग्जिट रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वहां के लोकल शस्त्रागारों पे हमले हो रहे हैं। और पुलिस के लिए देखिए, अब आप ही ने बताया कि पुलिस को डायरेक्ट ट्रंप ने बोला है कि आप लोग भी अपने हथियार डालें। तो ये दोनों चीजों को अगर मैं साथ देखता हूं एज ए एनालिस्ट, तो मुझे लगता है कि ये जो वाक्य आया है कि नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर एंड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस, ये आईडीएफ की तरफ से। और ट्रंप ने बोला है पुलिस ऑल्सो टू ले देयर वेपन्स। ये देखते हुए और पिछले 2 दिनों का जो बमबारी का पैटर्न है, जिसमें इन्होंने पैरामिलिट्रीज एंड पुलिस के भी शस्त्रागारों को तहस नहस किया है और तेहरान को बाहर से इंसुलेट, मतलब तेहरान में आना और जाना ईरान के लोगों के लिए ही, इंक्लूडिंग आईआरजीसी जिसकी बहुत सी लीडरशिप अभी शायद तेहरान छोड़ के चली गई है, क्योंकि तेहरान के उनके हाइडआउट्स अभी शायद मोसाद को पता चल चुके हैं। तो उन्होंने डेजर्ट, दे आर वेरी ट्रेन्ड पीपल, ये डेजर्ट्स में जाके या पहाड़ों में जाके कैंपिंग कर लेंगे अंडर द पहाड़। लेकिन इसकी अभी आईडीएफ को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा फोकस पिछले 2 दिनों से तेहरान पे चल रहा है। और ये इंडिकेट करता है कि तेहरान में कुछ होने वाला है। वो किस तरह से होगा, वो कौन लोग होंगे, क्या यूएस होगा जिसके लिए बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, या इनके जो मित्र राष्ट्र हैं वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनकी एक ज्वाइंट फोर्स। हालांकि इसके बारे में भी अभी कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है और आईडीएफ भी इस पे एकदम ही चुप है। ले दे के बात रह गई जनरल मुनीर का क्या थॉट है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से क्या एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है जिसमें आईडीएफ ने बोला है वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर एंड बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। मोनिका, ठीक है, दामोदर जी आप कैसे देख रहे हैं? ये कुर्द लड़ाकों को हथियार दे देंगे, सीरिया को फंड दे देंगे, इराक को फंड दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये क्या कोशिश है अमेरिका की? इसे किस तरीके से देखे? क्या वो ये चाह रहा है कि उसके जो अपने निजी चीजें हैं उन पर कम बोझ पड़े, यानी कि कम नुकसान अमेरिका का खुद का निजी हो, इसीलिए जो है इस तरह की बातें आ रही हैं? तो अगर आप ये सोचते हैं कि वो शासक हैं, तो मैं मानता हूँ शासक हैं, लेकिन उसके साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो, उन्हें क्लियर एनालिसिस है कि इस युद्ध को लड़ने के बाद वहां पे सत्ता स्थापित करना और वहां पे पूरी तरह से ईरान के अंदर शासन चलाना या वहां पे तमाम तरह की एक्टिविटीज करना उनको बहुत कॉस्ट करेगा। तो वो कभी फ्रंट पे आके अमेरिका अमेरिका के यहाँ पे शासक बैठाना या अमेरिकन फोर्सेस को यहाँ पे रखना, मुझे नहीं लग रहा कि वो चाहेंगे। और इसी के तहत, जैसा मैंने पहले कहा, हमेशा करता है अमेरिका, लोकल मिलिशिया या वहां के जो मिलिशिया हैं या जो रिबेलियन फोर्सेस हैं उनको आप आर्म्स एंड अम्युनिशन दो, उनको लड़ाओ इनके इनके साथ, ताकि ये कमजोर पड़े और इसके बाद उन्हीं के हाथों में शासन सौंप दो। आप अपना पूरा वहां पे नियंत्रण रखो, उनके उनके मातहत आप आके वहां के रिसोर्सेज का दोहन करो और अपना काम बनाओ। इससे ज्यादा ट्रंप कुछ भी नहीं करने वाले और ट्रंप कुछ करेंगे भी नहीं। और संभव भी नहीं है कि मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा, उनके पास ऑलरेडी इतने सारे सबक हैं
एक डेवलपमेंट जो देखने को मिला है, सहाय सर ने शायद इंक्लूड नहीं किया, कि वहां पर इराक के अंदर कल कुछ ग्लोब मास्टर, इनके कुछ ट्रांसपोर्टर प्लेन उतरे हैं उनके डेजर्ट पे, तो हो सकता है कि उनमें ये आर्म्स आम्युनिशन हो, और वो अभी मिलिशिया को सपोर्ट करने के लिए इराक की तरफ से कुछ ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर सकते हैं। हाँ। जो इजराइल का स्टेटमेंट है, मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ सपोर्ट हो या सरप्राइज मिलने वाला हो, हाँ। या पहले जो पेजर अटैक जैसा कुछ हुआ हो सकता है ईरान, क्योंकि अनमैच्ड है इजराइल की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी। राइट। आप जब भी हम बात करते हैं मोसाद के ह्यूमन इंटेलिजेंस की, मैं एक बात और बता दूं, मोसाद का जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो बहुत बहुत एडवांस है, तो कुछ भी सरप्राइजेस आ सकते हैं, और सहायता ने बहुत अच्छे से बताया इस चीज को। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 2-3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज भ्रम में हमें नहीं रहना है कि ईरान के अंदर वो कोई सत्ता स्थापित करेंगे, लोकतंत्र आएगा, या नहीं, ये बहुत तो पता बहुत ही है अच्छे सर हमें, से। ये तो वो तो हमें पता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। एक अपडेट और बता दूं दर्शकों को, मैं लौट रही हूं आप लोगों के पास। ट्रम्प ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ बदला है, क्रिस्टी नोएम को बनाया गया है डीएचएस का नया चीफ। अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ा अहम विभाग है डीएचएस, तो डीएचएस का चीफ जो है बदला गया है। ट्रम्प ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ बदला है, क्रिस्टी नोएम को बनाया गया है डीएचएस का नया चीफ। ये अमेरिका की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है डीएचएस। साई साहब, इस पर एक कमेंट आपका। न्योम इनर सर्कल में है ट्रंप के, क्रिस्टी न्योम इनर मोस्ट सर्कल में है ट्रंप के, और ये वहां पे वर्चुअली शी वाज द लीगल एडवाइजर टू ट्रंप। लेकिन ये जो पीस ऑफ न्यूज आप दिखा रहे हो, इसका एक्चुअली देयर इज एन एंटाई क्लाइमैक्स। डीएचएस, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जैसे इंडिया में अगर आप पैरेलल्स ड्रॉ करें तो हमारा गृह विभाग काफी पावरफुल माना जाता है। लेकिन इसका चीफ बनने के दरमियान उन्होंने एक एड शूट किया है। न्योम ने एक डिजिटल वर्ल्ड में जाके और अपना एक एड बनाया है। इस एड को बनाने के लिए फॉर सेल्फ प्रमोशन, क्रिस्टी न्योम ने अपने प्रमोशन के लिए कि हाउ पावरफुल शी इज, हाउ पावरफुल अमेरिकन वुमेन आर, इस एड पे कई मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। तो वहां के डेमोक्रेट्स ने इनके बनते ही एक बहुत मेजर ये पॉइंट उठाया है कि ये जो खर्च हुआ, क्या ट्रंप ने इसको ओके किया था? तो डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को और खास करके ट्रंप को कहीं ना कहीं लीगल बैटल में फंसाना चाहते हैं, और इस खर्चे का जो क्रिस्टी नॉम के पास हुआ था डीएचएस चीफ बनने के साथ, उसका आज उन्होंने कल देर वक्त से एक क्रूसेड चला रखा है कि ट्रंप मिनियापोलिस में करप्शन की बात करते हैं, उन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया और हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो ये बताया जाए कि क्या ये पैसे ट्रंप के ओके करने पे क्रिस्टी नोएम के डीएचएस चीफ बनने के वक्त खर्च किए गए थे। जी मोनिका। बिल्कुल, तो दामोदर जी, ये जो सिक्योरिटी पर्पस नहीं था यहाँ पे क्रिस्टी को यहाँ पर डीएचएस का चीफ बनाना, क्या कुछ और इसके पीछे वजह है? क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड में चूंकि वॉर चल रही है, हमारी चीज को उसी से जोड़ रहे हैं। आपकी आवाज सही से नहीं आई मोनिका, क्या आप अपना सवाल दोबारा पूछेंगे एक बार? जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर साई साहब ने किया है क्रिस्टी नोएम के बारे में, तो ये जो यहाँ पर उन्हें पद दिया गया, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, ये क्या रीजन इसके पीछे है? क्योंकि अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है वो सब कुछ हम वॉर से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, ट्रंप के शासन में, मैंने कहा ना, ट्रंप खुद एक कंटेंट क्रिएटर रहे हैं, तो उनके शासन में भी जितने सारे लोग हैं, वो चाहे किसी को भी देख लीजिए, उस अक्सर कंटेंट क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। अपना वैलिडेशन करने के लिए, अपनी लीडरशिप शो करने के लिए अक्सर वो कंटेंट क्रिएशन का सहारा लेते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनको लीगल बैटल में फंसाने के लिए वहां की तमाम जो विपक्षी पार्टियां उस पर लगी हुई, तमाम क्या एक ही है विपक्षी पार्टी, तो वो लगी हुई है। और ये बिल्कुल एक, मैं यूं कहूँ, गंभीरता से बहुत परे के जाके बात होती है कि आप आने से पहले ऐसे एडवर्टीजमेंट वीडियोस बनाते हैं और उनको रिलीज करते हैं। और पता नहीं, मुझे हो सकता है ट्रंप, चूंकि ट्रंप का इन्फ्लुएंस भी कंटेंट के थ्रू ही रहा है, उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की मदद ली थी जब वो सरकार में आए थे, तो उनका ये कैंपेन चलता रहेगा। और आने वाले समय पे जितने ऐसे लोगों के बदलाव होंगे या जो भी ऐसे चीफ बदले जाएंगे, वो सभी एक कंटेंट बनाएं और अपनी वैलिडेशन और लोगों को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। इजराइल का लेबनान पर जोरदार हमले की खबर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की खबर आ रही है। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइलें दागी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट किया गया है। बेरूत के दाहिए में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला जो है वो इजराइल की तरफ से किया गया है। इजराइल का लेबनान पर जोरदार हमला, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी जो है वो लगातार जारी है। तो इजराइल लगातार यहाँ पर अटैक्स कर रहा है। एयरफोर्स ने मिसाइलें दागी है। बेरूत में इजरायली एयरफोर्स ने ये मिसाइलें दागी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया गया।
उन्हें नष्ट किया गया। साहिब साहब, एक और डेवलपमेंट जो है इस बीच हुआ, जिसमें यहां पर ईरान की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे ऐसे भी अटैक्स हुए हैं जिसमें नाम हमारा लिया गया, लेकिन वो अटैक्स हमने एक्चुअल में किए नहीं है। अब ये भी एक सस्पेंस रह गया कि भाई यहां पर हम तो ये कह रहे हैं कि ईरान ने यहां हमला कर दिया, ईरान ने वहां पर हमला कर दिया, अब ईरान कह रहा है ये हमले मैंने किए नहीं है। सो इसके पीछे ये क्या क्लाइमेक्स है, ये क्या खिचड़ी है? क्या ये भी फ्रेम करने की कोशिश की जा? जी, आप और आपकी रिसर्च टीम जो है ना, वो बहुत डीप में जाती है, और कई बार आप बहुत डीप मिलिट्री सीक्रेट्स जो कि वॉर में यूज किए जाते हैं उनको दर्शकों को बताते हो। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज की तारीख में ये पता भी होना चाहिए। ये बहुत रूटीन टैक्टिक्स होती है जब हम स्प्लिट करना चाहते हैं, या एक डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। एक होता है इंफॉर्मेशन, एक होता है मिस इन्फॉर्मेशन जो एक्सीडेंटल हो जाता है, एक होता है युद्ध के समय डिस इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, कि किसने किस पे हमला किया, कौन जिंदा है कौन मर गया। एक प्रोपेगेंडा वॉर चलता रहता है, और इसमें ये बहुत चांसेस हैं कि कुछ अटैक आईडीएफ या यूएसए अपने फ्रेंडली नेशंस के अंदर कर रहे हो, जिससे कि वो ईरान के ऑपोजिशन में खुलकर सामने आए। क्योंकि अभी हम फॉग ऑफ वॉर में हैं, कोई भी चीज क्लियर नहीं है, तो ऐसे में वो जो इनिशियल गुस्सा आता है, इसमें एक एंटाई भी है। देखें, F-15 ईगल्स को अब ये पता चल रहा है, जो कुवैत में मारे गए थे 3 अमेरिकन एस फाइटर एयरक्राफ्ट, मिनट्स के अंदर 3 को मार दिया गया था। और शुरू में ये बोला गया कि सरफेस टू एयर पेट्रियट सिस्टम्स ने मारा है, जो कि अमेरिका का एक बड़ा फेमस सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए। अब ये पता चल रहा है कि नहीं, वहां के एक F-18 कुवैती एयरफोर्स के एक F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट ने इन तीनों F-15 ईगल्स को, जो कि ज्यादा एडवांस्ड हैं, यूएस एयरफोर्स के जहाज हैं, इनको एक साथ मारा है। AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल यूज करके, स्मार्ट मिसाइल्स हैं। मोनिका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, एक अपडेट और दर्शकों को बताते चले। ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को टारगेट किया, निशाना बनाया, हमला किया। फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर अटैक हुआ है। ईरान की नौसेना ने अमेरिका से बदला लिया है। अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप को श्रीलंका के पास डुबोया था, और अब यह अपडेट मिल रही है कि यहां पर वो पलटवार हुआ है, वो अटैक हुआ है, और ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, अमेरिकी तेल टैंकर पर अटैक किया है। इससे पहले ईरान की नौसेना ने अमेरिका से बदला ही लिया। इससे पहले देखिए, अमेरिका ने ईरानी वॉरशिप को श्रीलंका के पास डुबोया था। तो ये बड़ी अपडेट बता रही, ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को यहां पर टारगेट किया, निशाना बनाया, और देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर पर यह अटैक हुआ है। दामोदर जी, अब इसे ये इस तरह से देखा जा रहा है कि अमेरिका से बदला लिया, क्योंकि श्रीलंका के पास हमने देखा जो ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया था। क्या कहना ठीक होगा? अमेरिका नहीं, सिर्फ अमेरिका से जितने भी देश जो अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको जो ईरान की सेना है उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा, और ऐसे अटैक संभव आने वाले समय पे ईरान की सेना करती रहे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात कहना ट्रंप का कि वहां पे अमेरिकन जो फ्लीट है वो प्रोटेक्शन देगी, बहुत प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि ये ईरान का होम ग्राउंड है। यहाँ पे वो कुछ भी स्पीड बोट्स हैं उनके पास, और भी बड़े चीप एंड बेस्ट वेपन्स हैं, जिनको अभी उन्होंने ड्रोन बोट्स हैं जिनको बड़े आराम से रैम्प कर सकते हैं, वो बड़े आराम से अटैक कर सकते हैं, और ऐसे हमले आने वाले दिनों में भी बढ़ सकते हैं। जितना भी अमेरिका से समर्थित व्यापार है, या ऐसे कोई भी सिर्फ ईरानियन नेवी को नजर आएंगे, या ईरान की जो फोर्सेज उनको नजर आएंगे, वो क्योंकि ये बड़े सॉफ्ट टारगेट होते हैं, बड़ा अच्छा बड़े आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं, तो ऐसे हमले दामोदर जी, मैं रोक रही हूँ, मेरी सहयोगी मेरे साथ किरण यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। किरण, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्लीज साझा कीजिए। बिल्कुल मोनिका, देखिए बड़ी खबर आ रही है, और जैसा कि आपने कहा कि लगातार ईरान जो है वो बदला लेता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से अभी जो है अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया, लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर है, यूएई और दुबई पर भी ताजा हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। यूएई और दुबई में ईरान की जबरदस्त बमबारी जो है वो जारी है, और देखिए बैलिस्टिक मिसाइलों से यह हमला किया गया है। तो बैलिस्टिक मिसाइलों का यहाँ पर ये हमला इससे किया गया है, और यूएई
और दुबई पर ये जबरदस्त बमबारी जो है वो यहाँ पर मोनिका की गई है। दुबई के जो रिहायशी इलाके हैं, और तस्वीरें भी देखिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है, यानी यहाँ पर सिविलियंस रहते हैं, लोग रहते हैं, और इसे यहाँ पर निशाना बनाया गया है। ईरानी बम यहाँ पर गिरे हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से ये दुबई का जो रिहायशी इलाका है उसको निशाना बनाया गया है। तो यूएई और दुबई दोनों ही जगह पर जबरदस्त ईरान की तरफ से बमबारी का दौर जारी है। रिहायशी इलाकों को अब टारगेट जो है वो किया जा रहा है, और आप समझिए कि ईरान ने ये सोच लिया है बिल्कुल कि अगर हम यहाँ पर खत्म होंगे तो हम आप सबको यहाँ पर ले डूबेंगे। और यही देखिए सबसे बड़ी वजह है कि लगातार सऊदी अरब, दुबई, यूएई, चाहे हम कुवैत, चाहे बहरीन या फिर जॉर्डन, तमाम जगहों की बात कर ले मोनिका, और वहां पर देखिए किस तरह से जबरदस्त बमबारी का दौर जो है वो जारी है, यानी रुकने को बिल्कुल यहाँ पर तैयार नहीं मोनिका। और देखिए किरण, मैंने अभी यहाँ पर साहिब साहब से इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा था, क्योंकि ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम अपने जो आसपास के जो देश है इनको टारगेट नहीं बना रहे। हालांकि वहां पर जो अमेरिकी बेस कैंप है उन्हें टारगेट किया गया था, लेकिन फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अटैक और ऐसे हमले हुए हैं जो हमने किए नहीं है। तो मैंने ये सवाल पूछा भी था साहिब साहब से कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि यहाँ पर हम ये कह तो रहे कि हमला ईरान ने किया है, लेकिन अब ईरान ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अटैक हुए हैं जो कि मैंने नहीं किए। बिल्कुल मोनिका, देखिए ये जी 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 प्लीज सर आप कंटिन्यू करिएगा। जी किरण, ये जो सीबीएम परसों से शुरू किया है ईरान ने, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उसमें उन्होंने 2 मेजर अनाउंसमेंट्स की थी। एक जो मोनिका बता रही हैं कि कुछ हमले हमने किए ही नहीं थे, वो सीधे सीधे नहीं कह रहे कि F-15 को हमने नहीं मारा था, क्योंकि उससे ट्रंप बहुत नाराज है। उसी हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने बोला था कि ये युद्ध 5 हफ्तों तक चलेगा। उसके पहले वो भी अलाइन थे बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कि 4-5 दिन में इसको खत्म कर देंगे, लेकिन 3 F-15 ईगल्स के मारे जाने के बाद सडनली वो उनका पोस्टर चेंज हो गया था। उन्होंने प्रेस से बात नहीं की हेलीकॉप्टर से आने के बाद, जो कि उनका फेवरेट काम है, उतरते ही वो बातें करते थे। वो बहुत नाराज थे क्योंकि वो जानते थे कि डेमोक्रेट्स अमेरिका में उसको इस बात से बहुत परेशान करेंगे कि एक एस आपका फ्रंटलाइन फाइटर का 3-3 जहाज एक साथ मार दिया गया। तो वो एक सीबीएम में उन्होंने, ईरान ने बोला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में कि कुछ हमले हम नहीं कर रहे अपने मित्र देशों पे अगल बगल के। और दूसरा उन्होंने ये भी बोला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हम कुछ देशों के टैंकर्स को निकलने देंगे, ताकि उनको ये लगे कि इंग्लैंड, चाइना, ये सब हमसे एनर्जी रूट को ब्लॉक करने के लिए नाराज ना हो जाएं। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक इंफॉर्मेशन रिलीज की है कि हम कुछ मित्र देशों के टैंकर्स को हॉर्मुज से निकलने। आशीष जी, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं दामोदर सर से इस बात को समझना चाहूंगी, जो ईरान की तरफ से कि जलडमरू मध्य स्ट्रेट और हॉर्मुज से जो है हम कई तेल टैंकरों को निकलने देंगे या कई हमले जो है हमने नहीं किए, तो क्या जो पहले लगातार एक एग्रेसिव मोड में ईरान था, अब थोड़ा सा यहाँ पर स्टेप डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है? कैसा लग रहा है कि अब बाकी देशों के साथ वो अपनी मित्रता को दोबारा से जो है एक सही पाथ पे लाने की कोशिश कर रहा है, यानी डैमेज कंट्रोल? बिल्कुल किरण, ईरान बहुत ज्यादा दिन तक जब भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट की बात आती है, तो ये मैंने हमेशा कहा कि बहुत ज्यादा दिन ईरान ब्लॉकेट लगा के रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसका भी व्यापार है, उसको भी बहुत सारे व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं वहां पर। वो धमकी देने के लिए 2-4 दिन ब्लॉकेट लगा सकता है, वहां पर ऐसा कर सकता है। लेकिन अभी इससे पहले भी उन्होंने चाइना के लिए एक्सेस दिया था, और चाइना के बाद अब उनका ये जो स्टेटमेंट आया, इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि उन्हें भी पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट लगाने का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। तो एक तो उनको सिर्फ ऑयल और तेल के अलावा उनको आर्म्स एंड अम्यूनिशन की जो सप्लाई वो भी तो वहीं से आनी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा दिन ब्लॉकेट लगा के रखते, और अगर ऐसा किया तो इससे फायदा ईरान का भी होता हुआ नजर आता है इसमें से। और ये एक बहुत बुद्धिमानीपूर्ण कदम है कि आप बाकी देशों के लिए भी परिस्थितियां थोड़ा सा आसान हो जाएंगी वहां पर व्यापार करने मतलब थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से काम लेता हुआ ईरान जो है वो दिखाई दे रहा है। दामोदर सर, आशीष जी आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच एक मोनिका बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। बढ़ते संघर्ष के बीच में देखिए IRGC की चेतावनी जो है वो सामने आ गई। IRGC ने जो जारी की है ईरानी नागरिकों को कड़ी चेतावनी, और ऐसे में सरकार का विरोध करने वालों को ये फांसी की सजा देने की चेतावनी दे दी गई है। अब देखिए IRGC मतलब सेना से एक अलग ये फोर्स है जो खासतौर से खामने के लिए काम करते हुए, खामने के इशारों पर काम करते हुए, मुझे लग रहा है आशीष जी जो है इस चीज को और ज्यादा क्लियरली बताएंगे या फिर दामोदर सर बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, जिन लोगों ने यानी ईरान की जो स्थानीय लोग हैं, जो नागरिक है, अगर उन्होंने खामने का, ईरान का विरोध किया तो उनके लिए फांसी की सजा जैसी चेतावनी जो है IRGC की तरफ से जारी कर दी गई। किरण, हमने वो तस्वीरें देखी ना, किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और खामने की मौत के बाद भी तो देखा ना किस तरह से एक तबका
लड़का है जो खुशी मनाता हुआ दिखाई दिया, यहाँ पर बाकायदा सड़कों पर उतरा गया और वो खुशी जो है मनाई गई। सबके बीच जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम वहां के लोगों की खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं उन्हें राहत मिले, वो लोकतंत्र की आजादी मिले, वो जो कट्टरपंथी उससे आजादी मिले, मुझे लगता है उसके बीच ये जो मैसेज है वो IRGC ने यहाँ पर स्प्रेड किया है, यानी कि लोग किसी के बहकावे में भी ना। किरण, बिल्कुल बिल्कुल आशीष सर, मैं चाहूंगी इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि एक तरह से देखिए बीच में विरोध प्रदर्शन का दौर जो है हमें ईरान के अंदर में देखने को मिला था। उस वक्त भी बार बार मांग की जा रही थी खामनेई को सत्ता से हटाओ, हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, और अमेरिका से इसकी मांग हो रही थी। अब एक बार फिर से जब ये चेतावनी जारी की गई और फांसी जैसी सजा का जिक्र IRGC की तरफ से कर दिया जाता है, क्या ईरान की जनता सपोर्ट में आएगी ईरान के खुद के सरकार के लिए या फिर सेना के लिए? किरण, देखें, जैसा कि अक्सर ऐसे देशों में होता है कि दो बहुत ही इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स हैं। ईरान में भी एक फॉरवर्ड लुकिंग लिबरल्स हैं और ज्यादातर मेजॉरिटी उनकी खamenei साहब के साथ रहते रहते रेडिकलाइज हो चुकी है, जो कि बहुत ही रिग्रेसिव हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के डेवलपमेंट से ये लग रहा है, और जबकि ट्रंप साहब ने भी चेतावनी दे दी थी कि ना सिर्फ IRGC और रेगुलर ईरानियन मिलिट्री को हथियार डालने चाहिए, उन्होंने अब बोला है पुलिस को भी हथियार डालने के लिए। इसका मतलब अगर हम इस वाक्य को IRGC के लेटेस्ट जो उनके वार्निंग्स हैं कि कुछ भी हुआ तो हम फांसी दे देंगे इंटरनल फोर्सेस के लिए, इसका मतलब कि IRGC के पास ये पुख्ता खबर है कि उनके अंदर भी क्रैक्स पड़ने लगे हैं। बिल्कुल, इसका फायदा कोई ना उठा ले। साहब मैं डिटेल में आपसे समझूंगी, एक अपडेट दर्शकों को बता दूं, आपके पास फौरन लौट रहे हैं। देखिए, जंग के बीच यूएस सेंट्रल कमांड का एक पोस्ट आया, एक्स पर पोस्ट आया। जंग के बीच यूएस सेंट्रल कमांड ने पोस्ट किया एक्स पर, अमेरिकी सेना ईरानी नेवी पर भारी पड़ रही है। अमेरिकी सेना ईरानी नेवी पर भारी पड़ रही है। ये एक पोस्ट जो है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से एक्स पर आया, और जैसा कि हम लगातार बता भी रहे हैं कि हर कोशिश की जा रही है, दबाव कूटनीतिक भी है, प्रोपेगेंडा भी चल रहा है और ताकत भी आजमाई जा रही है। उन सब के बीच है कि बड़ा पोस्ट जो है वो सामने है यूएस सेंट्रल कमांड का। किरण, यहाँ पर हम लगातार अपने जो मेहमान है उनसे भी चर्चा करें कि कोई भी तरीका जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा है और हर तरीका आजमाया जा रहा है, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे ताकत आजमानी हो, चाहे वो गोलबंदी हो, और उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि जीत हमारी तरफ हो, या फिर कहें कि आगे बढ़ पाए और एक कंक्लूजन जो है वो निकल पाए। बिल्कुल मोनिका, देखिए अब युद्ध का अब युद्ध की अगर वो तस्वीर हम कहें तो दोहराए नहीं होगी कि जिसमें आप मिसाइलों के जरिए, कूटनीति के जरिए जो है बातचीत करते हुए भी तमाम चीजों को जो है आप अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक और नया तरीका है, यानी आपने जो हमला किया उससे कितना खामियाजा आपके दुश्मनों को उठाना पड़ा, ये भी बताना जो है इमीडिएट और तुरंत प्रभाव से जरूरी हो जाता है। इसलिए आप बार बार देखिए, चाहे ईरान की तरफ से हो, ईरानी सेना की तरफ से हो, ईरानी अधिकारियों की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, और अभी जो आपने देखे पोस्ट के जरिए भी बता दिया कि किस तरह से जो है हम भारी पड़ रहे हैं ईरानी नौसेना के ऊपर में, ये बताने का, यानी कि आप अपनी बातों और तमाम चीजों को कि कितना मुश्किल जो है, कितनी मुश्किल यहां पर चीजें आ रही हैं बाकियों के लिए और दुश्मनों के लिए, और कितनी मुश्किलें हम यहां पर खड़ी करें, ये बहुत आवश्यक हो जाता है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है मोनिका, बड़ी खबर का रुख करेंगे, दिल्ली से है। ईरान के समर्थन में मार्च निकाला गया है, ये दिल्ली से, यानी कि भारत की राजधानी दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान के समर्थन में मार्च निकाला गया। शाहीन बाग से ओखला विहार तक का ये मार्च जो है वो निकाला गया, और देखिए पुलिस बल की मौजूदगी में ये मार्च निकाला गया है, यानी इजाजत ली गई है, शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकाला गया। और मोनिका देखिए, हम पूरे देश की अगर तस्वीर का जिक्र कर ले, हमने जम्मू कश्मीर लाल चौक की भी तस्वीर दिखाई। 2 दिन कश्मीर जो है वो बंद रहा था, इसी मार्च की वजह से हमने महबूबा मुफ्ती को देखा जो है खामनेई के लिए किस तरह से वो जो है वो सामने आ गई थी। अमेरिका के खिलाफ जो है उन्होंने एक यहां पर उनकी फोटो को आग भी लगाया था, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को आग लगाया था, और ऐसी ही तस्वीर आपको राजस्थान, पंजाब, हर जगह से नजर आई थी, जहां पर खामनेई की मौत पर एक तरह से विरोध जो है वो किया गया था। और आज दिल्ली से वही खबर जो है वो सामने आ रही है, जिसमें एक मार्च जो है वो निकाला जा रहा है, जो कि ईरान के समर्थन में ये मार्च है। मोनिका, साहब देखिए, यहाँ पर तो ईरान के समर्थन में मार्च निकाला जा रहा है, और वहां पर IRGC को अपने लोगों को बोलना पड़ रहा है, अपने देश के लोगों को, कि यहाँ पर जरा कंट्रोल में रहे, नहीं तो फांसी चढ़ा देंगे। ये स्थिति जरा आप देखिए, ये क्या अलग अलग कलर्स नजर आ रहे हैं। मोनिका, शाहीन बाग से जो भी वाकिफ हैं और उनके पेरिफेरल एरिया से, उनको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था, और दिल्ली पुलिस सक्षम है, उन्होंने 2 बार पहले भी शाहीन बाग को सही रास्ते पे लाया है।
अच्छा होता है कि प्यार मोहब्बत से लाएं, क्योंकि सारे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, लेकिन उनकी सोच, कुछ लोगों की सोच खमैनी साहब जैसी हो सकती है, वो रिग्रेशन वाली सोच है, और उसके बड़े मेजर नेशनल इम्प्लीकेशंस होते हैं। शाहीन बाग पे पूरी दुनिया की खबर नजर रहती है कुछ दिनों से। कमिंग बैक टू द बिगर टॉपिक, अमेरिका देखिए, धर्म युद्ध से लेके युद्ध के धर्म तक वो अमेरिका ने सब कुछ वायलेट किया है। जिस दिन उन्होंने श्रीलंका के पास एक अनआर्म्ड ईरानियन शिप को टॉर्पीडो कर दिया, ये गद्दारी से भी गलत था। वो 180 लोग जो तेहरान के स्कूल में बच्चे मरे हैं, वो तो फिर भी एरर ऑफ जजमेंट में बच जाएगा इजराइल, लेकिन कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो अमेरिकन सबमरीन ने किया है, आई अटेंडेड द सो कॉल्ड मिलन, जो हमारा एक नेवी का इंटरनेशनल शो होता है। मैं इंडियन ओशन रीजन में, अंडमान में, मैंने मिलन को अटेंड किया है। माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हालांकि ये चर्चा इतनी इंटरेस्टिंग है कि जितनी भी घंटे इसे करें ये चलती रहेगी, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दामोदर जी आपका भी शुक्रिया, किरण आपका भी, तमाम अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।